हाँ तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 11th के भाई साहब सारे फॉर्मूले लेकर के आया हूँ एक साथ। तो जिन बच्चों के पास फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठा नहीं हैं वो इस वीडियो को देख करके सारे फॉर्मूले एक साथ नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में ऊपर पार्ट 1 लिखा है। मैं बहुत बड़ा वीडियो लेके नहीं जाना चाहता, तो पार्ट 2 में मोस्टली मैं क्लास 12th के सारे फॉर्मूले बताऊंगा और यहाँ पर 11th में डायनेमिक्स को ज़रा छोड़ दूंगा, क्योंकि इंटर में केवल 3 ही चैप्टर हैं बेटा, तो 3 और 1 डायनेमिक्स, उसका पार्ट 2 आएगा। तो इसमें मोस्टली मैंने 11th के लिए क्लास 11th का जो नीट का सिलेबस है उसके फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले नोट करेंगे। तो जिनके पास 11th के सारे फॉर्मूले ना हों वो बेटा इसे नोट कर लें, राइट डाउन कर लें और बात को समझते हुए चलें। ठीक है, अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो लिखा है सबसे पहले कि भाई कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि इनमें कौन छोटा कौन बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है 1 कैलोरी, उससे छोटा होता है 1 जूल, उससे छोटा होता है 1 अर्ग, उससे छोटा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ऑर्डर को जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। मेरे पास 1 AMU के बारे में बात कर लेते हैं। 1 AMU क्या है बेटा? कार्बन 12 का मास ले लो, चूँकि 12 होगा, और जब उसमें 12 का ही डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू 1 AMU मानी जाती है। और अगर आपको AMU और ग्राम में रिलेशन चाहिए तो जब आप मास ऑफ कार्बन 12 का मास लगा दोगे ना और उसको सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आएगी 1.66 × 10⁻24 ग्राम। मतलब जो 1 AMU है वो बेटा इतने ग्राम के इक्वल होता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ एटॉमिक मास की, तो अगर आपको 3 प्रकार के एटॉमिक मास पढ़ाए गए होंगे। आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, जो रिलेटिव होता है उसका कोई बेटा यूनिट नहीं होता। एक होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इसका मतलब 1 एटम का मास होता है, या ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का मास हो गया। तो अगर मैं कार्बन 12 लिखूं और केवल 12 लिखूं तो ये इसका कोई यूनिट नहीं लिखा है, मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर मैं 12 AMU लिखूं तो ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, ये 1 एटम का है। अगर 12 ग्राम लिखूं तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब 1 मोल एटम का है। ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं बेटा। जैसे वाटर का 18 होता है तो 18 केवल लिखूं तो ये रिलेटिव मोलर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर 18 AMU लिखूं तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर 18 ग्राम लिखूं तो 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल ले लो, उसका हो जाएगा। अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसी भी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन बेटा चाहिए हमें, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मास ऑफ द एलिमेंट लिखना है और मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। मोल निकालने के अगर हम नीट लेवल की बात करें तो मोल निकालने के लिए भाई 3 फॉर्मूले इस्तेमाल कर लो। एक तो मास अपॉन मोलर मास, दूसरा वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन 22.4 लीटर। मगर ध्यान रखना ये फॉर्मूला केवल STP पर लगता है। कहाँ लगता है बच्चा? STP पर। ठीक है, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाएगा, उसमें आप आवागादो नंबर का डिवाइड करके आप सॉल्व कर लेंगे। Na की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, अगर किसी सैंपल में परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, मतलब 2-3 कंपाउंड मिक्स करके दे दिए गए, तो एक कंपाउंड का परसेंटेज प्योरिटी क्या है, तो एक्चुअल मास आप निकाल लीजिए उसका, ये आपके रिलेशन से निकले, इक्वेशन से निकलेगा, और मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं बात करूँ एक फोटोन की एनर्जी की तो E बराबर होता है hν, न्यू बराबर होता है C बाय लेमडा, और 1 बाय लेमडा को लिखते हैं न्यू बार वेव नंबर। ठीक, अगर मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका hν जो आप फोटोन देते हैं वो वर्क फंक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में टूट जाता है। तो hν इजिकल टू W0 वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। आप चाहे तो W0 को hν0 लिख के इधर ला सकते हैं। और ये ग्राफ आप देख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच ऐसा ग्राफ बनता है। ये बेटा ν0 की वैल्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बढ़ेगी। ठीक, ये मेरा पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब बेटा मैं अपने सेकंड पेज में आ जाता हूँ, पहले सेट कर लेता हूँ जरा। हाँ भाई ठीक, सेट हो गया। अब देखिए, अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के फॉर्मूले चाहिए
तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू होता है आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर एच क्या होता है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये वैल्यू होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लेमडा निकालना हो तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, आप उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ई मैक्स निकालना हो, न्यू मैक्स या न्यू बार मैक्स, तीनों डायरेक्टली होते हैं। तो और अगर ये मैक्स निकालना है तो n2 बेटा इन्फिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से गिरेगा, तो यहाँ पर जब ये इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो न्यू बार इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर होगा। अगर किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक आने में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलनी है, उसका फॉर्मूला होता है n2 - n1 ब्रैकेट में n2 - n1 + 1/2, ठीक है। अगर आपको बोर रेडियस की बात करनी है किसी पर्टिकुलर सेल की, तो फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम दिख रहा है n स्क्वायर के डायरेक्टली जेड के इन्वर्सली है। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये होता है 2.18 10⁶ z/n, जेड के डायरेक्टली n के इन्वर्सली मीटर पर सेकेंड। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल में एनर्जी निकालनी है तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी एनर्जी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली है और एन स्क्वायर के इन्वर्सली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, उसको मैं अगर जूल में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी, तो जूल पर एटम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले चैप्टर की, ठीक है, रेडॉक्स के बेटा कोई खास फॉर्मूले नहीं, रेडॉक्स के फॉर्मूले नहीं है मोस्टली, है ना। अगर बात करें AA + BB + CC + DD, इसका अगर KC लिखना है तो KC इज इक्वल टू C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। अगर कोई रिएक्शन लिखी है A + B से C + D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC है। अगर आप रिएक्शन को जस्ट पलटा देते हैं तो जो नया KC डैश आएगा आप इसको भी पलट देंगे 1/KC। अगर आप पूरी रिएक्शन में x का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया KC डैश होगा वो जो आपने KC निकाल रखा है बेटा, जो आपने KC निकालना है उसी की पावर में x, जैसे 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो पावर 2 कर देना। हाँ, KP और KC की बात करें, जो KP होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालते हैं, मतलब प्रेशर के लिए होता है, और ये होता है कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो KP इज इक्वल टू होता है KC RT की पावर डेल्टा x। यहाँ डेल्टा x क्या है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल्स घटाते हैं जो गैस फेस वाले होते हैं, ठीक है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो भैया KP KC के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा x 0 से बड़ा हो गया तो KP बड़ा होगा KC से, अगर डेल्टा x 0 से छोटा हो गया तो KP छोटा होगा KC से। यहाँ पर एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है D - D अपॉन n-1 और D। यहाँ D ध्यान रखेंगे, डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, मतलब D कैपिटल D क्या है, डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, जो स्मॉल d होगा वो आफ्टर डिसोसिएशन डेंसिटी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अगर हम इसी चैप्टर में बात करें अपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में या KP KC वाले में, तो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज और टेम्परेचर में रिलेशन। तो log K2/K1, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे, T1 पे K1 है, T2 पे K2 है, तो log K2/K1 इज इक्वल टू होता है -ΔH। ये पता होगा आपको, एंथैल्पी चेंज हो गया माइनस का 2.303 R 1/T2 - 1/T1, ठीक है। अगर डेल्टा एच वैल्यू 0 है, मतलब ना तो एनर्जी निकल रही है ना एनर्जी लग रही है, तो K1 बराबर K2 हो जाएगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है, तो बेटा जो K2 होगा मतलब जो K2 है बाद वाला टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा K1 से। अगर डेल्टा एच माइनस है तो K2 छोटा होगा, K1 1 होगा, ठीक है। ये भाई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा G वाला, है ना। डेल्टा G इज इक्वल टू होता है ΔG0 + 2.303 RT ln/Q। देखो ln/Q भी आपका KC की तरीके होता है, मगर KC जो होता है वो केवल इक्विलिब्रियम पर होता है, मगर Q जो होता है वो किसी भी समय का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं एट इक्विलिब्रियम लिख दूं तो आपको पता होगा इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G 0 हो जाता है और Q जो होगा वो KP या KC बन जाएगा। तो यहाँ डेल्टा G मैंने 0 लगा दिया, डेल्टा G0 + 2.303 RT log KP लिख लिया, ठीक है। तो डेल्टा G का ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT और log KP, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। अब ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ की बात कर लें, ये बेटा वीक एसिड के लिए होता है और हम लोग निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड। तो K इज इक्वल टू C α² - 1 - अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा का मान 5% से भी कम हो गया तो अल्फा बहुत छोटा होगा, तो ये अल्फा छोड़ देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा K इज इक्वल टू C α²। तो अल्फा निकाल लीजिएगा √K/C, ध्यान रखिएगा वीक के लिए होता है, ठीक है। अगर दो एसिड का कंपेयर करना हो तो भाई इसी का दो फॉर्मूले बना लो, α1
और तो K1/C1 α2 तो K2/C2 डिवाइड कर दोगे, α/α2 इज इक्वल टू अंडर K1/C1 और C2 ऊपर K2 नीचे आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ pH लेवल की तो pH का फॉर्मूला होता है -log H+, पता होगा तो pH निकल आएगा। अगर pOH की बात करें तो -log OH-, अगर H+ इंटू OH- का मल्टीप्लाई कराएंगे एट 25 पर तो ये वैल्यू 10⁻14 होती है, और जब pH प्लस pOH जोड़ेंगे 25 पर तो वैल्यू 14 होती है। अगर मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकालनी है तो M इज इक्वल टू होता है M1V1 जो आपने मिक्स करा है पहला एसिड, M2V2 प्लस M3V3 अपॉन सारे वॉल्यूम का जोड़। अगर कोई बेस हुआ तो वह माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, pH ऑफ वीक एसिड अगर निकालना है आपको, अगर आपको निकालना है pH ऑफ वीक एसिड तो pH इज इक्वल टू होता है 1/2 वीक एसिड होगा तो K दिया होगा pK माइनस log C। अगर pH ऑफ OH ऑफ वीक बेस निकालना है तो pH इज इक्वल टू 1/2 pKb माइनस log C। अगर इस केस में आपसे pH कहता है तो pH निकाल के यहाँ लगा देंगे तो pH निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, pH ऑफ द बफर सोल्यूशन क्या होता है, ये मैं आयनिक वाले में आ गया हूँ, ठीक है। तो pH ऑफ द बफर सोल्यूशन, बफर वो होते हैं जो अपना pH चेंज नहीं करते, तो pH इज इक्वल टू pK प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, और अगर आपका pH हुआ तो pKb प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है। बात करें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो उसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है KH वो होता है KW/K, और उसका pH का फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pK प्लस log C। अगर सॉल्ट हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो KH का फॉर्मूला होता है KW/KB, pH इज इक्वल टू, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ पर आप माइनस कर देंगे, 7 - 1/2 KB प्लस log C। अगर सॉल्ट आपका वीक एसिड वीक बेस का है, दोनों वीक हैं, तो KH इज इक्वल टू आपका होगा KW/KB, और pH इज इक्वल टू 7 + 1/2, यहाँ C का काम खत्म हो जाता है, 1/2 pK माइनस pKb। अब मेरे पास जो पार्ट 2 में आएगा बच्चा वो आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, आपका केमिकल कैटेक्स, सोल्यूशन और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, और अगर पार्ट 2 आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर कोई बात समझ में ना आई हो, और लाइक तो कर ही दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।